हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम थर्ड ईयर में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, तो उसका मैंने जो है कल क्लास 1 स्टार्ट करी थी। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपका कि इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है ना, अंशों का निर्गमन। तो थ्योरी भी मैं इसमें थोड़ी सी क्लास में जैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इसमें एमसीक्यूज आए हैं, इस बार तो कोविड की वजह से आगे का पता नहीं, बट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो एमसीक्यूज आते ही हैं। दूसरा, जो लोग टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं या अदर कंपटीशन की भी करते हैं या बीएड एंट्रेंस की भी जो है वो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी में तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा। ये आज क्लास नंबर 2 है आपकी। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमसीक्यूज हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं आपके एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज मैं अपलोड करूंगा। तो आप प्लेलिस्ट की स्टडी जरूर करिएगा, है ना। बीच में थोड़े थोड़े मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा, तो आपको वो भी एक तरीके से समझाऊंगा। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स में मेरा टीचमेंट आईडी भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं उस पर भी जो है 2-4 दिन में क्लास स्टार्ट जो है वो करना स्टार्ट कर रहा हूँ लेना, बीकॉम सेकेंड ईयर की भी, बीकॉम थर्ड ईयर की भी और आगे आगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी। तो मेरा टीचमेंट आईडी है 3379409060। मैं रिपीट कर रहा हूँ 3379409060, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मैं इसमें आपको दे दूंगा आईडी अपनी टीचमेंट की, तो आप उसको मुझे ज्वाइन करिएगा। और जो है किसी को कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले मैं फ्री क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, बाद में पेड क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है ना। तो पेड क्लासेस में हम बिल्कुल जो है डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे डिटेल में, और एमसीक्यूज़ वगैरह बहुत हम अच्छे से जो है उसमें डिटेल में करेंगे। हर चैप्टर के हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने रेडी किए हैं। चलिए भी बस डिस्कस करते हैं आज क्लास 2। तो कल मैंने बताया था आपको, आज मैं एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कंपनी अधिनियम जो है 2013 के अंतर्गत जो भी कोई पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अतिरिक्त जो है वो एक व्यक्ति कंपनी यानी कि 1 पर्सन कंपनी भी जो है वो उसको तैयार किया जा सकता है, निर्माण उसका भी किया जा सकता है। इसमें जो ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी, उसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होगा, ठीक। तो जो धारा 2 और 62 है, तो वो ओपीसी पर जो ये कुछ नियम हैं, ये 6-7 नियम हैं जो कुछ लागू होते हैं, तो इसकी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आए थे इस बार भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी, और आगे भी आ सकते हैं। तो इसमें ये रूल है कि ओपीसी पर निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। कौन कौन से? कि केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो कि भारत का नागरिक या निवासी यानी कि रेजिडेंट, वो ओपीसी का सदस्य हो सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है निवासी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिडेंट। उसका मतलब क्या है? तो निवासी का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले यानी कि जो तुरंत के एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है ना। पिछले वाला जो कैलेंडर ईयर है आपका 1 जनवरी से लेकर के, आपका जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है ना। तो उस पिछले एक तुरंत के एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। एक व्यक्ति केवल एक ही ओपीसी का निर्माण कर सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो इसकी जो चुकता अंश पूंजी है, ठीक है, तो वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा फोर्थ रूल ये है कि इसकी 3 वर्षों की जो वार्षिक जो एनुअल एवरेज जो सेल्स होती है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग ओपीसी का जो निर्माण है वो दान कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि जो डोनेशन वर्क है ना उसके लिए नहीं किया जा सकता। इसका जो निर्माण है वो केवल जो बिजनेस के जो वर्क हैं, व्यवसायिक कार्य जो हैं, वो केवल उनके लिए ही किया जा सकता है। ठीक है। 6th रूल ये है परिवर्तन। क्या है कि एक ओपीसी अपने समामेलन के 2 वर्ष तक अपने आप को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी कि कम से कम 2 साल का टाइम देना उसको जरूरी है। और ऐसा परिवर्तन अनिवार्य होगा यदि संबंधित अवधि में ओपीसी की अगर जो कैपिटल है, पूंजी है, वो 50 लाख से अधिक हो जाए या इसकी औसत बिक्री यानी कि जो एवरेज जो टर्नओवर है उसका वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि 2 साल तक तो अपने आप को वो ना तो प्राइवेट और ना ही पब्लिक कंपनी में वो चेंज नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा चेंज बहुत ज़रूरी होता है तो उस रिलेटेड टाइम में ओपीसी की जो कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जो एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी दे रखी है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या होता है इसका? तो ओपीसी को अपने जो वित्तीय विवरण है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, इनको जो है रोकड़ प्रवाह विवरण जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तैयार करने आवश्यक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो एनुअल जर्नल जो मीटिंग होती है और जो एनुअल मीटिंग होती है उसके लिए नोटिस भेजने और जो सभाएं होती हैं, मीटिंग होती है, उनके लिए जो कार्यवाहक जो संख्या होती है जिसको हम कोरम कहते हैं या प्रॉक्सी आदि से जो संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं वो ओपीसी पर लागू नहीं होते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है अंश की, है ना। ये चैप्टर जो रिलेटेड है वो इशू ऑफ शेयर है ना, अंशों का निर्गमन, तो उससे रिलेटेड है। तो अब हम अपने, ये तो कंपनी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, तो अब हम अंशों की बात करेंगे, शेयर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए 11th क्लास में स्टूडेंट्स ने 12th में स्टडी की होती है और ये तो मैंने बताया टॉपिक ऐसा है जो आपके इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, उन सब के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो शेयर्स का मीनिंग क्या है? तो प्रत्येक कंपनी की जो पूंजी है, कैपिटल है, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। तो ऐसे जो प्रत्येक हिस्सा होता है, जो उसका पार्ट होता है, उसको शेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी कंपनी की कैपिटल 50 लाख रुपए की है और ये 10-10 रुपये के 5 लाख हिस्सों में डिवाइड है, तो प्रत्येक जो 10-10 रुपये का जो भी कोई हिस्सा है वो शेयर कहलाएगा। और इस प्रकार इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कितने होंगे? 5 लाख होंगे, है ना। तो अंशों पर नंबर डले होने चाहिए जिससे कि इनकी पहचान हो सके। यहाँ ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंशों पर नंबर होने चाहिए जिससे पता लग जाए कि अंशों की पहचान हो सके। अब अंशों की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी के जो अंश हैं वो चल संपत्ति होते हैं, यानी कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, जिन्हें कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में वर्णित विधि से, कल मैंने आपको बताया था पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, इंग्लिश में हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो उनमें जो मेथड होता है तो उनसे जो है उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत कंपनी के अंशों को गुड्स यानी कि माल माना जाता है। इनका जो क्रय विक्रय यानी कि सेल परचेज भी किया जा सकता है, इनको गिरवी भी रखा जा सकता है और इनकी वसीयत भी की जा सकती है। तो तीनों बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं इनको सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं
और इनको गिरवी भी रख सकते हैं और इनकी वसीयत भी की जा सकती है। अब अंश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ये कहती है कि धारा 43 के अनुसार एक कंपनी जो है वो केवल 2 प्रकार के जो शेयर्स हैं इनको इशू कर सकती है। एक तो प्रेफरेंस शेयर जिसे हम पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं, और दूसरा इक्विटी शेयर्स, है ना, समता अंश। तो हम बार बार प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, तो हिंदी में आप यूपी बोर्ड के बच्चे भी ध्यान रखें अगर इस लेक्चर को सुने। तो प्रेफरेंस शेयर मीन्स हिंदी में पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर मीन्स की समता अंश। अब प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इस पे बिल्कुल एमसीक्यूज भी आते हैं। तो जो पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त हों। अब वो कौन कौन से होते हैं? इन्हें एक तो निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी जो कंपनी का डिविडेंड होता है वो जो फिक्स रेट होता है तो इनको वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और जो डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं, ऋण पत्रधारी होते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है ये समता अंशधारियों से पहले मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पहले मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर कंपनी बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इनको समता अंशधारियों की अपेक्षा, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बाद में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले अपनी कैपिटल को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उनको कुछ और भी अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक निश्चित दर से जो डिविडेंड पेड करने के बाद में जो आधिक्य है, इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं आधिक्य को, ठीक है, या एक्सिस बोलते हैं, तो आधिक्य लाभों में भाग लेने का अधिकार या शोधन के समय रिडम्पशन, इंग्लिश में रिडम्पशन बोलते हैं, उसमें प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार भी होता है, ठीक है। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये लगभग 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताता चलता हूं इनके बारे में आपको कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको धारकों को समता अंशों पर कोई भी डिविडेंड दिए जाने से पहले अपना समस्त जो बकाया लाभांश है वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी वर्ष कंपनी के लाभ अपर्याप्त होने के कारण वह इन शेयर्स पर अगर डिविडेंड नहीं दे पाती है तो ऐसा डिविडेंड तब तक संचित होता रहता है, यानी कि वो रिजर्व होता रहता है जब तक कि इसकी पूर्ण रूप से पेमेंट ना कर दी जाए, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो वो आप स्टडी कर सकते हैं, और बाकी आप पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज शायद ही आपको मिले। नेक्स्ट होता है गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश, है ना, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये कैसे होते हैं? तो इन अंशों के जो धारक होते हैं इनको प्रतिवर्ष के लाभ में से एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि किसी वर्ष में किसी भी कारण से कोई भी डिविडेंड अगर घोषित नहीं किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और न ही वे किसी वर्ष के ना चुकाए गए डिविडेंड को किसी भी आने वाले वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्हें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता, 2019 में डिविडेंड नहीं मिलता, 2018 में डिविडेंड नहीं मिलता, तो 2020 में ऐसा नहीं है कि वो उसको प्राप्त करें, ठीक है। एक है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर।
इन अंशों को स्थिर लाभांश के साथ साथ समता अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक पूर्व फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद जो बचे हुए आपके आधिक्य लाभ होते हैं, जो सरप्लस प्रॉफिट होते हैं, उसमें भाग लेने का अधिकार होता है। इसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में भी जब कंपनी बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में भी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दोनों प्रकार के शेयर होल्डर्स को पूर्ण पेमेंट देने के बाद यदि कुछ भी सरप्लस आधिक्य बचता है तो इन्हें ऐसे सरप्लस में भी एक पूर्व निर्धारित जो इनका हिस्सा होता है उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। फोर्थ होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इसका मतलब होता है इन शेयर्स को केवल एक फिक्स रेट से ही डिविडेंड को रिसीव्ड करने का राइट होता है, अधिकार होता है। मतलब इन्हें सरप्लस प्रॉफिट में भाग लेने अथवा समापन की कंडीशन में सरप्लस में भाग लेने का अधिकार नहीं होता जब तक कि स्पष्ट वर्णित ना हो, मतलब जब तक कि पहले से ये क्लियर मेंशन ना हो तो ये पूर्वाधिकार अंश प्रायः अभागयुक्त ही होते हैं। ठीक है। फिफ्थ होता है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी राशि कंपनी के जीवन काल में ही निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत वापस कर दी जाएगी। ठीक है। कंपनी जब चल रही है तभी इन शेयर्स जो भी कोई कंडीशंस दी गई हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, तो उसके अंतर्गत वापस कर दी जाएगी। सिक्स होता है इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अब इन अंशों की जो राशि है, जो मतलब इन अंशों का जो अमाउंट है, वो कंपनी के समापन से पहले वापस नहीं किया जा सकता। तो धारा 55 के अनुसार कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित नहीं कर सकती जो अशोधनीय हो या इनके निर्गमन की तिथि के 20 वर्षों के पश्चात शोधनीय होती। जो 20 वर्ष है ना, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। सेवंथ है कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन अंशों के जो धारक हैं, यानी कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनके राइट होता है कि वो अपनी इच्छानुसार, अपनी मर्जी के हिसाब से वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत इक्विटी शेयर्स में चेंज करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लास्ट है आपका अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसका मतलब क्या है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में चेंज करने का राइट नहीं दिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता, तो ऐसे शेयर्स को जो हैं हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया 8 तरह के होते हैं, तो आप इनको अगर एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि इन पे MCQs क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। राइट। चलिए, अब हैं दूसरे इक्विटी शेयर्स, समता अंश। तो इक्विटी शेयर्स जो हैं वो उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है, यानी कि इनको डिविडेंड की पेमेंट जो होती है वो तभी की जाती है जब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट जो है वो बच जाए कंपनी के पास में। ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की कोई भी फिक्स जो रेट होता है वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है। यदि किसी वर्ष लाभ नहीं होते या कम लाभ होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, और यदि किसी वर्ष में लाभ जो कंपनी जो होती है वो अधिक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेती है, अर्जित कर लेती है, तो इन्हें जो है वो ऊंची दर से, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इनको डिविडेंड जो होता है वो मिल सकता है। जब तक कि पूंजी वापस जहाँ तक कि पूंजी वापस पाने का संबंध है, इन्हें केवल तभी जो कैपिटल जो है वो वापस मिलती है जबकि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पूर्ण रूप से वापस
कर दी जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है और ये कंपनी के कार्य को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर भी उनके हिसाब से थ्योरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो जो डिटेल में पेपर देते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में डिटेल में है तो वहाँ पर भी वो स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस देखिएगा, अब जो हमने ये इतना सारा पढ़ा तो इतना सारा पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये डिफरेंसेस में बताया गया है। जैसे अगर हम डिफरेंस देखें कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन पर डिविडेंड जो होता है वो एक पहले से ही फिक्स रेट से दिया जाता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पर डिविडेंड की कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है ना। प्रॉफिट्स की जो भी प्रॉफिट्स उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार ही ये जो रेट होती है ये हर साल एवरी ईयर जो है वो चेंज होती रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर से कोई भी रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। यदि प्रेफरेंस शेयर्स पर किसी वर्ष अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो डिविडेंड की जो बैलेंस अमाउंट होता है तो वो संचित हो जाएगी, है ना, होती जाएगी, रिजर्व होती जाएगी। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड का अमाउंट जो होता है वो संचित यानी कि रिजर्व नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में मिलती है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरा, कंपनी की अगर कंपनी बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स की अपेक्षा पहले जो है अपने कैपिटल को वापस लेने का राइट होता है। लेकिन जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं तो अगर कंपनी समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में इन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद ही जो कैपिटल होती है वो वापस की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का जो राइट है वो नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का राइट होता है, ठीक है। इन्हें कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, तो इन्हें कंपनी के जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें भाग लेने का भी अधिकार नहीं होता। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको शेयर्स कैपिटल बताऊंगा, ठीक है। तो 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बताएंगे। जब न्यूमेरिकल आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो बस मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि टाइम से आप इसको पढ़ते रहें, प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी, तो उसमें ये सारे के सारे उसमें मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो आप भी कंपटीशंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। और मेरी टीचमेंट की आईडी में एक बार फिर से बता देता हूँ, 3379400960, ठीक है, 3379400960। तो अगर आप स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं तो टीचमेंट पर भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करवाऊंगा बिल्कुल ही जल्दी। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मान लीजिए बीकॉम थर्ड ईयर के, और मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो भी जो है उसमें स्टार्ट करा दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई हैं और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। तो जितनी जल्दी आप जो है स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।